है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 23। एक छोटे लेकिन खूबसूरत बंगले के बाहर बने गार्डन में साहिबा पौधों को पानी दे रही थी। उसके पास ही बैठी यशवर्धन ठाकरे की बड़ी बहू यानी कि रेशमा ठाकरे हाथ में पकड़े न्यूज़पेपर के पन्नों को पलट रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। अपने हाथ में पकड़े न्यूज़पेपर को सामने रखे टेबल पर पटकते हुए वह बोली, आजकल ये रिपोर्टर्स भी कोई ढंग की न्यूज़ नहीं छापते, बस बेतुकी बातें, इनसे छपवा लो कोई। लेकिन साहिबा, जिसका ध्यान अभी भी बस पौधों में था, तभी रेशमा ठाकरे का भी ध्यान उसकी तरफ ही टिक गया था। जिसे देख रेशमा ठाकरे को सोचते हुए बोली, साहिबा, मैंने सुना है कि वो मानव सेठी वापस आ चुका है। जी बड़ी मेम साहब, साहिबा ने कहा। तो क्या उसके साथ वो लड़की भी आई है जिसे वो अपनी पत्नी कहता था? मेम साहब, सुना तो मैंने भी यही है कि उसके साथ वो भी आई है, इसलिए अब मुझे भी वापस सेठी विला जाना होगा। ग्रेट मास्टर का गुस्सा तो आप भी जानती ही हैं। मारने के बाद वो उस मरे हुए इंसान से सच्चाई पूछते हैं, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। रेशमा ठाकरे की तरफ ही बढ़ते हुए साहिबा ने कहा था। जिसकी बातों को सुन रेशमा ठाकरे ने कहा, और उस सीसी का क्या हुआ? तुम्हें वो बात याद है ना, उस मानव सेठी का बच्चा इस दुनिया में कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन साहिबा चुप थी। अभी वो सोच ही रही थी कि रेशमा ठाकरे की बातों का वो क्या जवाब दे। तभी कुछ सोचते हुए रेशमा ठाकरे की आंखें नम हो चुकी थी। बस आंसुओं को छलकने की देर थी, लेकिन उन्हें अपनी आंखों में ही रोकते हुए वो आगे बोली, आज भी वो दिन याद है। 2 साल पहले उस मानव सेठी ने मेरे घर में घुसकर मेरी आंखों के सामने मेरे पति और मेरे बेटे को मार डाला था। अगर वो मेरा वंश उजाड़ सकता है तो मैं उसे खुश कैसे देख सकती हूँ। याद रहे, उसकी पत्नी से उसे भी कोई वंश चलाने वाला नहीं मिलना चाहिए। मैं उसका पतन चाहती हूँ। इस धरती से उसका और उसके भाइयों का हमेशा के लिए सर्वनाश चाहती हूँ। व्हाट? मानव ने शादी कर ली? ये नहीं हो सकता। मानो मेरी रहते किसी और से शादी नहीं कर सकता है। अभी रेशमा ठाकरे ने अपनी बातों को खत्म किया ही था कि तभी उन्हें पीछे से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही रेशमा ठाकरे के साथ साथ साहिबा भी पीछे मुड़ी, लेकिन उनकी आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। एक लगभग मानो के ही हम उम्र यानी कि 24 साल की लड़की, ब्लैक शॉर्ट मिडी ड्रेस के साथ 5 इंच की हील्स पहनी हुई, चेहरे पर मेकअप की मोटी परत, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, लेकिन आंखों में मोटे काजल के साथ गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। साथ ही बढ़ते गुस्से के साथ साथ उसका चेहरा भी अब लाल होने लगा था। इसे देखते ही रेशमा ठाकरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, लीजा, तुम तुम ऑस्ट्रेलिया से कब आई? लीजा यानी कि रेशमा ठाकरे की बेटी और मानव की दोस्त। बचपन में मानव और उसके भाइयों को जब यशवर्धन ठाकरे अपने घर ले आया था, उस वक्त यशवर्धन ठाकरे और उनके तीनों बेटे सब साथ ही रहते थे। तभी मानव और लीजा हम उम्र होने की वजह से दोस्त बन गए, लेकिन उम्र के साथ यशवर्धन ठाकरे के बढ़ते कारोबार को देखते हुए उनके तीनों बेटे अलग अलग जगह जाकर बस गए, जिससे कारोबार में बढ़ोतरी हो। लेकिन यशवर्धन ठाकरे के बड़े बेटे का काबली गैंग के साथ साठगांठ की खबर मिलते ही मानो ने उसे और उसके बेटे को मार डाला था। इन सब के बावजूद भी लीजा ने अपनी दोस्ती मानो के साथ नहीं तोड़ी थी, क्योंकि वो उसे बचपन में ही पसंद करने लगी थी और शायद उसे लगता था कि मानो भी उससे प्यार करता है। लेकिन आज रेशमा ठाकरे यानी कि अपनी माँ के मुंह से यह सुनते ही कि मानो ने शादी कर ली है, लीजा गुस्से में बौखला उठी थी। वह उसी गुस्से में चीखते हुए एक बार फिर से बोली, मानो सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया भी है तो आज मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और गुस्से से अपने पैरों को पटकते हुए लीजा वहाँ से बाहर निकल गई, जिसे रोकने के लिए उसके पीछे साहिबा भी दौड़ गई थी। लीजा मैम साहब रुकिए, पहले पूरी बात तो सुनिए। जाने दो उसे साहिबा, शायद जो काम तुम नहीं कर पाओगी वो काम मेरी बेटी कर दे। तभी साहिबा को रोकते हुए रेशमा ठाकरे ने कहा था,
लेकिन साहिबा के चेहरे पर एक चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन मेम साहब, लीजा मैडम, जाने दो उसे। जहाँ एक बार फिर से रेशमा ठाकरे ने उसकी बातों को बीच में ही काट दिया था, जिसे सुनते ही साहिबा भी अब शांत हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट अभी भी साफ नजर आ रहा था, जैसे उसे अंदर ही अंदर लीजा के लिए चिंता हो रही हो, क्योंकि वह जितना लीजा को जानती थी उससे कहीं ज़्यादा मानव सेठी को और काव्या के प्रति उसके झुकाव को भी जानती थी। ऐसे में हार लीजा के ही हाथों में आने वाली थी, जिसे साहिबा अच्छे से समझ रही थी। तो उधर दूसरी तरफ न्यू दिल्ली, एक बिल्डिंग के बाहर एक ब्लैक चमचमाती ऑडी कार आकर रुकी, जिसके पीछे ही 2 गाड़ियां और आकर रुकी, जिनके अंदर से काफ़ी जल्दबाजी में कुछ शख्स बाहर निकले और हाथों में लोडेड गन लिए खड़े हो गए। वहीं उनके पहनावे व उनके हाव भाव को देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी के बॉडीगार्ड्स हों। तभी आगे खड़ी ऑडी कार के पैसेंजर सीट से काफ़ी जल्दबाजी में स्टीव बाहर निकला और तुरंत ही पीछे के गेट को खोलते हुए एक तरफ खड़ा हो गया, जिसके अंदर से अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए मानो सेठी बाहर निकला और एक नज़र सामने खड़ी बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए अपने कोट के बटन को बंद कर लिया, जिसे देख स्टीव आगे बढ़ते मानो को भी बिल्डिंग के अंदर चलने का इशारा किया और खुद भी बिल्डिंग के अंदर उसके साथ ही बढ़ गया था। जहां अंदर जाते ही 2 बॉडीगार्ड्स ने मानो की तलाशी ली और उसके पास से कोई भी हथियार या गन ना मिलने के बाद उसे अंदर जाने का इशारा किया। ठीक वैसा ही मानो के असिस्टेंट स्टीव के साथ भी हुआ। दोनों अपनी तलाशी करवाते हुए अंदर एक गलियारे के रास्ते पर चल दिए थे, जो इस वक्त वहाँ काफ़ी अंधेरा पसरा हुआ था। हल्की पीली रोशनी में दोनों शांत बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए थे। जहाँ कुछ दूर चलने के बाद सामने एक बंद दरवाजे को देख वो दोनों उसे खोलते हुए उसके अंदर चले गए, जहाँ अंदर एक काफ़ी बड़ा हॉल था, जिसके चारों तरफ बार काउंटर था, जिस पर हर ब्रांड की महंगी से महंगी ड्रिंक भरी हुई थी। साथ ही कुछ लोग जो शायद एक ड्रेस कोड को पहने हुए वेटर नज़र आ रहे थे, वो ड्रिंक सर्व करने का काम कर रहे थे। तभी मानव ने देखा कि उस हॉल के सेंटर में गोलाकार के आकार में सोफे रखे हुए थे, जहाँ पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे थे, जिन्हें देखते हुए मानव के चेहरे पर तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। लेकिन वहाँ बैठे लोगों की नज़र जब मानव पे पड़ी तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़ने लगे थे, जैसे कि वो लोग मानव को अपने सामने देखकर कुछ खास खुश नहीं थे। लेकिन उनकी नज़रों उनके एक्सप्रेशंस को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मानव उनके बीच में ही सोफे पर जाकर बैठ गया था। साथ ही अपनी नज़रों को उनके ऊपर ही दौड़ाते हुए एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोला, क्या बात है, मुंबई मेरी है, मुंबई मेरी है। ये सभी बोलने वाले गीदड़ आज एक ही जगह पर इकट्ठा हुए हैं। तो वही इस तरह मानव का खुद के ऊपर तंज कसते हुए देख वह सभी खींच उठे थे। तभी उनमें से एक हल्के गुस्से में बोला, अगर मुंबई हमारी नहीं है तो क्या तेरे बाप की है? नहीं, तेरे बाप की, और तेरा बाप इस वक्त तेरे सामने बैठा है। तभी चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए हुए मानव ने कहा था, लेकिन उसकी बातें सामने बैठे लोगों को जैसे भड़का गई थी, क्योंकि उनके बीच में मौजूद गुस्से में एक शख्स ने खड़े होते हुए कहा था, हे, अपनी औकात मत भूल, तू बस फुटपाथ से उठाया हो मामूली सा कीड़ा है, जिसे जब चाहे तब मसल के हम फेंक सकते हैं। लेकिन उस शख्स की बातों को सुनते हुए मानो एक बार फिर से मुस्कुरा दिया था। हिम्मत और हीरोगिरी की भी एक लाइन होती है, और ये बात तुम जैसे गीदड़ कभी नहीं समझ पाओगे, सिवाय एक साथ हुआ करने के अलावा। खैर, मैं तो अपनी औकात में हूँ, तभी तो पूरी मुंबई मेरी है और मैं उसका इकलौता राजा। और क्या बोला तुम लोगों ने? कीड़ा, मसलना, यही कहा था ना? ये तो वक्त बताएगा कि कौन किससे मसल कर फेंकता है। अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाते हुए मानव ने कहा, साथ ही अपने दोनों हाथों को पीछे सोफे पर फैलाते हुए अपने पैरों को हल्का हिलाने लगा,
जिसके चेहरे पर अभी भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जो सामने वाले के गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी था। जिसे देख वह लोग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उस हॉल में आने वाला वह गेट एक बार फिर से खुल चुका था, जिससे थोड़ी देर पहले ही मानो अपने असिस्टेंट स्टीव के साथ वहां आया था। उस गेट के खुलते ही 5 से 6 बॉडीगार्ड्स अंदर आते हुए अपने हाथ में पकड़े लोडेड गन को लेकर एक तरफ खड़े हो गए। तभी उस गेट से एक लगभग 65 वर्ष का व्यक्ति हाथ में पकड़े एक स्टिक के सहारे अंदर आया, जो था यशवर्धन ठाकरे। यार्ड सीप पर उस वक्त मौजूद मानो से बात करने के बाद यशवर्धन ठाकरे ने उसे दिल्ली मिलने के लिए बुलाया था, जिसकी वजह से मानो काव्या को अगस्त्या के हवाले करते हुए तुरंत दिल्ली आ चुका था। वहीं अब तक यशवर्धन ठाकरे भी चलते हुए सेंटर में रखे सोफे के सामने हल्की ऊंचाई पर रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, जिसके बैठते ही वहाँ मौजूद बाकी सभी भी सोफे पर बैठ गए थे। तभी एक नज़र सबके ऊपर डालते हुए यशवर्धन ठाकरे ने कहा था, अब वक्त आ चुका है, माफिया किंग की कुर्सी के लिए नया उत्तराधिकारी चुन लिया जाए। मुंबई सिटी हॉस्पिटल मुंबई के एक वार्ड में शिवानी बेड पर लेटी हुई थी। तभी उस वार्ड में अंदर आते हुए रणविजय सेठी, जिसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ नजर आ रही थी, शिवानी के पास आते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और ये बात मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? मतलब हम बस नाम के दोस्त हैं? सॉरी रणविजय, वो अचानक से सब हुआ कि बताने का मौका नहीं मिला। बस खुद को हॉस्पिटल तक लाने की हिम्मत कर पाई थी। तभी बेड पर बैठते हुए शिवानी ने कहा, जिसे देख रणविजय भी उसे बैठने में उसकी मदद करने लगा था। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा है? अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब होने का कुछ तो कारण बताया होगा। लेकिन शिवानी ने उसकी बातों पर बस अपनी गर्दन ना में हिला दी थी। तभी वार्ड के अंदर आती हुई एक नर्स ने कहा, मिसेस शिवानी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे कंडीशन में इस तरह अचानक से तबीयत खराब होना नॉर्मल बात है। इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अब से आप खुद का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। बट इसे हुआ क्या था? उस नर्स की तरफ देखते हुए इस बार रणविजय ने कहा था। तो वही नर्स की भी नज़र अब तक शिवानी के पास ही खड़े रणविजय पर पड़ चुकी थी, जिसे देखते ही वह नर्स काफ़ी खुश होते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन्स मिस्टर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं। बहुत जल्द ही आप दोनों के घर बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि अब से आप अपनी वाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त वह अकेली नहीं है, उनके अंदर भी एक जीव पल रहा है। अच्छा, ये रही आपकी मिसेज की रिपोर्ट, अब मैं चलती हूँ। उस नर्स ने एक सांस में ही अपनी सारी बातों को ख़त्म किया और वहाँ से चली गई। लेकिन पीछे खड़ा रणविजय अपनी जगह पर सन्न रह गया था। उसे शायद अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ सेकंड्स पहले तक जो नर्स कह रही थी वह सब सही है। मतलब उसकी दोस्त शिवानी प्रेग्नेंट है। तो क्या शिवानी मैरिड है? अगर हाँ, तो आज तक वो उसके हस्बैंड से क्यों नहीं मिला? अगर नहीं, तो क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर बॉयफ्रेंड है तो आज तक उसे इस बारे में भी कुछ भी पता क्यों नहीं चला? रणविजय सेठी के दिमाग में इस वक्त कई सवाल घूम रहे थे, जिनका जवाब भी शायद वो खुद ही खुद को दे रहा था। तभी वो अपनी सोच से बाहर आया, जब उसकी कानों में शिवानी की सिसकियों की आवाज़ गूंजी। होश में वापस आते उसने देखा कि बेड पर बैठी हुई शिवानी, जिसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए गालों के नीचे की तरफ गिर रहे थे। शिवानी, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो? तो वही शिवानी बेड पर बैठे रणविजय की कमर को पकड़ते हुए सुबकने लगी थी। रणविजय, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस समाज में एक बिन ब्याही माँ को लोग बस एक घृणा की नज़र से देखते हैं। ऐसे में मैं इस बच्चे को अपने साथ भी नहीं रख सकती, लेकिन मैं इसे खुद से दूर भी नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? इतना कहते हुए शिवानी की आंखों की बहती धाराएं अब पहले से तेज हो चुकी थी, जिसे देख रणविजय उसे खुद से दूर करते हुए बोला, अभी तुम रोना बंद करो, तुम जो चाहोगे वही होगा। इतना कहते हुए रणविजय ने अब शिवानी के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में भरते हुए कहा,
पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। इस बच्चे के फादर को तुमने बताया कि तुम। इतना कहते हुए ना जाने क्यों रणविजय चुप हो गया था, क्योंकि शायद इसके आगे कुछ कहने से उसकी जुबान ने जैसे हड़ताल कर दिया था। लेकिन उसकी बातों को शिवानी, जो अच्छे से समझ रही थी कि रणविजय उससे क्या कहना चाहता है, अपनी पकड़ से उसकी कमर को आज़ाद करते हुए अपने आंसुओं को साफ किया और अपने गले पर हल्का जोर देते हुए बोली, रणविजय, मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसने मुझे चीट किया है। मेरे साथ रहते हुए भी उसने कई और भी लड़कियों के साथ अफेयर्स रखे थे। मेरी तरह ही वह उन्हें भी प्यार का झांसा देकर उनसे बस पैसे ऐंठ रहा था। कुछ दिन पहले ही उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी, जिस वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें इस मामले में उससे बात करनी चाहिए। अगर वह तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम लीगली उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। पुलिस के 2 डंडे जब उसके ऊपर गिरेंगे तो वह खुद ब खुद सही हो जाएगा। शिवानी को समझाते हुए रणविजय ने कहा। तो वही शिवानी, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अब बदलने लगे थे, उसके चेहरे पर हल्के गुस्से की लकीरें उभरने लगी थीं। तभी वह रणविजय को हल्का पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली, रणविजय प्लीज़, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो प्लीज़ बस इतना करो कि ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि एक बिन ब्याही माँ को ये समाज जीने नहीं देगा और मैं अपने बच्चे को ज़िंदगी देना चाहती हूँ। अकेले खुद के दम पर मैं इसे पाल सकती हूँ। मुझे इसके लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। एक अकेली माँ भी अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकती है और उसे एक बेहतर फ्यूचर दे सकती है। इस बार शिवानी की बातों को सुनकर ना जाने क्यों रणविजय थोड़ा इमोशनल हो गया था, जैसे उस बच्चे के आने वाले फ्यूचर को रणविजय ने अपने पास्ट से जोड़ दिया हो। तभी वह शिवानी का हाथ पकड़ते हुए उसके सामने ही बेड पर बैठ गया, जिसका गला इस वक्त हल्का रुध चुका था। शिवानी की तरफ ही देखते हुए बोला, शिवानी, मुझे पता है कि मैं इस बच्चे का बाप तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं इसे कभी खुद को अनाथ महसूस नहीं होने दूंगा। इसे दुनिया का हर खुशी दूंगा जो एक बाप अपने बच्चे को देता है। तो क्या तुम ये हक मुझे दोगी? रणविजय का इतना कहना था कि शिवानी अवाक रह गई थी। उसकी आंखें फैलती हुई बड़ी हो चुकी थी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। तो वही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए रणविजय भी समझ चुका था कि इस वक्त शिवानी क्या सोच रही है। इस वजह से अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, शिवानी प्लीज़, बस एक चांस। अगर तुम्हें कभी भी कुछ गलत लगे तो तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम चाहो तो इस बच्चे की डिलीवरी तक मेरे साथ रुक जाओ, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जहाँ रणविजय की इन बातों को सुनते ही शिवानी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। वह बस अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए रणविजय की बातों पर सहमति दे दी थी, लेकिन उसकी इस बात से रणविजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और शिवानी के माथे पर किस करते हुए बोला, तुम रेस्ट करो, मैं बस डॉक्टर से कुछ बातें पूछ कर आ रहा हूँ, फिर साथ में घर चलेंगे। इतना कहते हुए रणविजय जल्दी से उस वार्ड से बाहर निकल गया, जिसके जाते ही शिवानी भी पेट से टेक लगाते हुए लेट गई थी। साथ ही अपने आंसुओं को अपनी उंगलियों पर लेते हुए बोली, यू आर ग्रेट शिवानी, तुम्हें तो एक्टिंग में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। ये सेठी ब्रदर्स खुद को कितना भी चालाक क्यों ना समझ लें, आखिर अपनी कमजोरी के आगे घुटने टेक ही दिए। मुझे पता था इन अनाथों को तोड़ने, अपने जाल में फांसने का बस एक यही तरीका था, और देखो बहुत जल्द ही रणविजय सेठी मेरे बिछाए जाल में फंस भी गया। इतना कहते हुए शिवानी के चेहरे पर अब तक एक शैतानी मुस्कान फैल चुकी थी। साथ ही अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे काल्पनिक बच्चे, बस कुछ दिन तक अंदर ही पड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे मुंह बोले बाप और चाचू को जल्द ही उनकी सही जगह पर पहुंचाने के बाद तुम्हें भी मैं हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी। तो उधर दूसरी तरफ यशवर्धन ठाकरे के बुलाने पर आज उनके सभी आदमी जो इंडिया भर में फैले हुए थे, उनके कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे, आज सभी एक जगह इकट्ठा हुए थे, जहां सभी के आ जाने पर खुद
यशवर्धन ठाकरे भी उनके बीच में ही रखी एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गया था और बाकियों को भी अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया। जिनके बैठते ही एक नज़र सबके ऊपर डालते हुए यशवर्धन ठाकरे ने कहा, अब वक्त आ चुका है, माफिया किंग की कुर्सी के लिए नया उत्तराधिकारी चुन लिया जाए। जहां यशवर्धन ठाकरे के मुंह से माफिया किंग के लिए नया उत्तराधिकारी, यह सुनते ही सब चौंक गए थे। लेकिन अगर इस बात पर गौर किया जाए तो उनकी बात भी सही थी। अब यशवर्धन ठाकरे माफिया किंग की कुर्सी के लिए काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। अब उनके रिटायरमेंट का वक्त आ चुका था। लेकिन यहाँ सबके बीच एक सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो चुका था कि माफिया किंग की कुर्सी का उत्तराधिकारी किसे चुना जाए। इस सवाल को सोचते हुए मौजूद सबकी नज़रें एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने सवालों का जवाब मांग रही थी। लेकिन वहाँ मौजूद सभी के दिलों में खुद को उस कुर्सी पर देखने की ख्वाहिश भी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।